बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट। मेरा एडवेंचर कुछ भी नहीं हमारी आज की फाइनल डेस्टिनेशन के आगे। ये है कटी साग शिप, जो किसी टाइम पर वर्ल्ड फास्टेस्ट शिप थी, आज एक फेमस म्यूजियम बन गई। पहली नज़र में ये आपको नॉर्मल शिप लगेगी, पर इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा डार्क है, एटलीस्ट हम भारतवासियों के लिए तो। गाइस, हम अपना आज का ट्रिप स्टार्ट करने हैं। अभी मैं हूँ रॉयल डॉक्स, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये, और यहाँ से ही हमने लेनी है अपनी स्पेशल बस जो हमें पहुँचाएगी ग्रीनिच। वेदर बहुत ही नाइस है आज, अच्छी खासी धूप लगी है। स्कूल के बच्चों को लगता है कहीं घुमाने ले जा रहा है। हम अभी थेम्स रिवर के एक किनारे पर हैं और हमारी मंजिल दूसरे किनारे पर। थेम्स रिवर को क्रॉस करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है इधर, साइकिल बस। आप अपनी साइकिल के साथ बस में जाते हो और ये बस एक अंडरग्राउंड टनल के थ्रू थेम्स की दूसरी साइड ले जाती है। यही वो बस है गाइस जिसमें हमें जाना है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इन्होंने उसी टनल में साइकिल पाथ क्यों नहीं रखा। ये काफ़ी कारणों में से एक कारण है कि लोग इस सिल्वर टाउन टनल को बिलियन पाउंड्स ब्लंडर भी बोलते हैं। What time do you leave? Is it like do we have to pay? Oh, it's a free service. Okay, thank you. So this is a free service guys. ये स्पेशल साइक्लिस्ट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, और हम पहुंचेंगे ग्रीनिच। तो यही है सिल्वर टाउन टनल जो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं बस से, और ये टनल अभी न्यूली बिल्ट है यहाँ लंदन में, और ये आई थिंक 1 बिलियन पाउंड्स इसमें खर्च हुआ है इसको बनाने में। बट लोग इसके लिए मतलब गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, सरकार को मानते हैं कि यूके गवर्नमेंट ने ये पैसा बर्बाद किया है। एक तो इसके साथ में ब्लैक वॉल टनल है, और दूसरा इसमें इन्होंने ना साइकिल रूट रखा है, और इसमें काफ़ी पे करना पड़ता है लोगों को, जब वो आते हैं और जाते हैं टैक्स पे करना पड़ता है। आई थिंक आने जाने का मिला के 8 पाउंड्स, विच इज़ क्वाइट अ लॉट अगर आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो। तो पता नहीं, मतलब इसको कहा जाता है कि वन ऑफ द डिज़ास्टर्स डन बाय द गवर्नमेंट। इसके बारे में भी कभी बनाएंगे वीडियो, बट आज तो बस हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और बिना कोई पैसे दिए। बहुत रेयर चीज़ें होती है गाइस लंदन में जो फ्री मिल जाए, इसमें एक है साइकिल शटल। थैंक यू। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन कटी साग से पहले हम क्रॉस करेंगे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज। हम लोग रॉयल नेवल कॉलेज की ओर बढ़ रहे हैं। आज ये एक नॉर्मल कॉलेज है, लेकिन एक टाइम पे ये ब्रिटेन का फेमस नेवल कॉलेज था। हमारी ट्रिप का पहला स्पॉट। यहीं से निकलते थे वो नेवल ऑफिसर्स जो ब्रिटिश एम्पायर की बैकबोन थी, क्योंकि जैसे आप जानते हो ब्रिटिश एम्पायर की ताकत उसकी नेवी ही थी। ये ग्रीनिच की गलियाँ ना एकदम मिडिवल फील देती हैं, जैसे मैं अभी किसी पुराने ज़माने की फ़िल्म के सेट पे चल रही हूँ। ये तंग रास्ते, कॉबलस्टोन फुटपाथ और दोनों तरफ के पुराने पब्स और उन पर वुडन बोर्ड्स। वन ऑफ द फाइनेस्ट रूट्स में लेके जाने वाले हैं हम आपको लंदन के। अब पहुंचने वाले हैं हम ओल्ड नेवी कॉलेज। हाँ, अब पहुंचने वाले हैं ओल्ड नेवी कॉलेज। यस, अबाउट टू रीच। यूजुअली वीकेंड्स पे तो इस एरिया में बहुत क्राउड रहता है, कि काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ। ऑनेस्टली मुझे तो यहाँ चल के पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन याद आ जाती है। ऐसे लगता है जैसे बस अभी जैक स्पैरो इधर कहीं से कूदेगा। और ये कोइंसिडेंस भी नहीं है, क्योंकि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की शूटिंग यहीं ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज में हुई थी। और मूवीज़ जैसे शर्लॉक होम्स, रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाली, थॉर, द ममी रिटर्न, और बॉलीवुड में मुझे एक ही पता है, नमस्ते लंदन। बहुत ही
from the restaurant. Are you okay? Yeah, okay. Yeah, Thank okay. You. A good winner on bounce. देखो दोस्तों, ज़िंदगी आपको ऐसे ही गिराती रहेगी। आपने भी बस ऐसे ही उठते रहना है और मुस्कुराते रहना है। अभी नई नई ड्राइवर हूँ तो ये सब चलता रहेगा। दिखा रहे थे कि हम कितनी सुंदर जगह पहुँच गए। जी हाँ, पहुँच चुके हैं हम रॉयल नेवल कॉलेज। बेहद ही खूबसूरत। और यहीं पर है एक ऐसी पेंटिंग जो देखने लायक है। इस पेंटिंग को बनाने में लगे हैं पूरे 19 साल। आर्टिस्ट जेम्स थॉर्नहिल ने 1707 में शुरू किया था और 1726 में जाके फिनिश हुई। और सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब पता चला कि भाई को फिक्स सैलरी भी नहीं मिलती थी। उसकी पेमेंट होती थी बस इस हिसाब से कि कितना पेंट करेगा। तो भाई भी लगा रहा, जितना ब्रश चलाया उतना पैसा कमाया। हियर इट इज़, जैसे कि आप देख सकते हो इस खूबसूरत बिल्डिंग को। यही है द ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज। ये काफ़ी बड़ा कैंपस है और सबसे बेस्ट है इसकी लोकेशन, बिल्कुल थेम्स के किनारे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा पार्क है, ऑलमोस्ट 183 एकर्स का। वाओ। अलग अलग बिल्डिंग्स इसकी अलग अलग चीज़ों के लिए डेडिकेटेड है। कुछ पोर्शन में ग्रीनिच कॉलेज है। और अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप इस जगह को अपना वेडिंग वेन्यू भी बना सकते हो। Is that your normal wife? रशियन पीटर द ग्रेट किंग, जो कभी एजुकेशन की तलाश में ब्रिटेन आया था, एग्जैक्टली लाइक मी। और 1690s की बात है और इसने यहाँ पर शिप बिल्डिंग सीखी थी। और ये शायद 4-5 महीने रहा इंग्लैंड में और बस उसी की याद में यहाँ पे ये मेमोरियल बना है फॉर रशियन पीपल। भाई ये चेयर ऐसी है, इस पे बैठ के तो किसी को भी ग्रेट फील हो जाए। ये पायलट्स की शिप्स होगी क्या? हाँ। ये क्या है? नेशनल साइकिल नेटवर्क नंबर 4। ओके। रेस्टोरेंट का नाम देखो तो द डॉग एंड द बेल। अब हम वापस आते हैं कटी साक शिप और उसकी स्टोरी पर। कटी साक को 1869 में लॉन्च किया गया एक खास मिशन के लिए, चाइना से चाय लेकर लंदन लाना। हर साल ये शिप 100 टन चाय भर के लौटती थी। लेकिन असली कहानी सिर्फ चाय की नहीं थी, असली कहानी थी इंडिया की अफीम की। बिहार और बंगाल के खेतों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम की मोनोपोली बना ली थी। फार्मर्स को ज़बरदस्ती अफीम उगाने पर मजबूर किया जाता था और उन्हें बहुत ही कम दाम मिलते थे। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ऐसा था कि उन्हें अनाज उगाना कम और अफीम ज़्यादा उगानी पड़ती थी। इस वजह से लोकल फूड सप्लाई कमज़ोर पड़ती गई और जब अकाल आया तो उस वक्त तबाही और बढ़ जाती थी। वो अफीम फिर चाइना भेजी गई। 1838 तक बंगाल से हज़ारों टन अफीम चाइना गया। इस ओपियम ट्रेड ने चाइना में करोड़ों लोगों को एडिक्टेड कर दिया। उनकी इकॉनमी हिल गई। जब चाइनीज़ रूलर्स ने इसे रोकने की कोशिश की तो ब्रिटेन ने वॉर कर दी, ओपियम वॉर्स, और जीतने के बाद अनइक्वल ट्रीटीज़ थोप दी। हांगकांग जैसे पोर्ट्स ब्रिटेन के हाथ चले गए और ब्रिटेन ने चाइनीज़ चाय को बहुत सस्ते दाम में लेना शुरू किया। एक पॉइंट पे ये सबसे फास्टेस्ट शिप होती थी, है ना?
उस चाय को कटी साग जैसी शिप्स लेकर लंदन के डॉक्स तक पहुंचती थी। ये शिप अपने टाइम की सबसे तेज़ क्लिपर्स में से एक थी। स्पीड का मतलब था प्रॉफिट, क्योंकि जो पहले लंदन पहुंचता उसे बाज़ार में ज़्यादा दाम मिलता। लेकिन सोचिए, उस प्रॉफिट के पीछे भारत के लाखों किसानों के घर में रोटी का एक दाना तक नहीं था। 1770 के बंगाल में जो अकाल आया उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान गई। 1870 में बिहार में अकाल आया और जिसमें फिर लाखों लोग मरे। और ये सब उस वक्त हुआ जब भारत के फील्ड्स को अनाज की बजाय अफीम के लिए यूज़ किया जा रहा था। ब्रिटेन के ड्राइंग रूम्स चाय की खुशबू से भर रहे थे और भारत के गांव में लोग भूख से तड़प रहे थे। और ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित नहीं है। नशा हमेशा से एक हथियार बनाया गया है, लोगों को कमज़ोर करने, उन्हें कंट्रोल करने के लिए। अगर आज हिमाचल का एग्जाम्पल लो तो चिट्टे ने ना जाने कितने परिवार बर्बाद कर दिए हैं। ये दिखाता है कि चाहे 1800s के अफीम हो या आज का सिंथेटिक नशा, इसका नतीजा एक ही है, बर्बादी। पर वो बोलते हैं ना, समय के आगे किसी की नहीं चलती। जो शिप इतने टन टन भर के सामान लाया करती थी लंदन, आज वो सिर्फ एक म्यूज़ियम बन के हमारे सामने खड़ी है।